हिंदुस्तान को उन्होंने मौका दे दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑल्टर करने के लिए। लेकिन आपने कहा कि कराची में कंट्रोल रूम के जरिए ये पूरी की पूरी साजिश रची गई। रॉ को नहीं पता लगा, आईबी को नहीं पता लगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस को नहीं पता लगा। तो हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज हों या पाकिस्तान आर्मी के लोग हों। पाकिस्तान कंगाल है, उसके पास असला नहीं है, वेपन नहीं है टू फाइट मोर देन 4 to 7 days वॉर। इस बारी हम आईएसआई हेडक्वार्टर को हमला कर सकते हैं। चाइना खुद घबराया हुआ है। ट्रंप भी डबल गेम खेलते रहे हैं कुछ हद तक, कि जैसे अमेरिका ने बिन लादेन को निकाला है, ऐसे ही हम आपके घर घुस कर, आपको भरोसा होना चाहिए अपनी फौज के ऊपर। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन चरम पर है और सब यही चर्चा कर रहे हैं कि भारत कब देगा जवाब। भारत का जवाब क्या होगा? क्या पाकिस्तान और भारत में फुल फ्लेजेड पूर्ण वॉर छिड़ जाएगी? क्या यह जंग परमाणु जंग में भी तब्दील हो सकती है? और अगर जंग दोनों देशों के बीच होती है तो दुनिया के कौन कौन से देश किस के साथ खड़े होंगे? भारत के साथ कौन होगा? पाकिस्तान के साथ कौन होगा? इसी मसलों पर एनबीटी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। सभी ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत का अगला एक्शन क्या होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस सवाल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पहलगाम क्यों हुआ, पहलगाम कैसे हुआ। तो आज इन्हीं तमाम सवालों पर जवाब लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर हैं। और पीके सहगल सर वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, कि जब डिफेंस एक्सपर्ट टर्म मीडिया में आया था उसी दौर से ये डिफेंस की बारीकियों को, भारत की स्ट्रेटेजिक समझ को मीडिया के जरिए आप सब तक पहुंचाते आ रहे हैं। सहगल सर, एनबीटी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहलगाम क्यों होने दिया गया सर? पहलगाम को है बहुत सोच समझकर पाकिस्तान ने 2 या 3 महीने के अंदर प्लान किया। एक कंट्रोल रूम कायम किया गया कराची के अंदर, बिल्कुल उसी माफी जैसे मुंबई हमले के अंदर किया है। वहाँ पर साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकवादी जुड़े हुए थे। और इसका आखिरी कड़ी थी मुनीर खान का भड़काऊ भाषण, जो तकरीबन 6-7 दिन पहले दिया था, जिसमें जी, जो उनके चीफ ऑफ आर्मी साहब थे। उसके बाद पहलगाम हुआ, जिसकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान का जो सोल है, उसके ऊपर हमला किया जाए। और उन्होंने चुन चुन के लोगों की आइडेंटिफिकेशन चेक करके उनको कहा कलमा सुनाइए। हिंदुओं को मारा। उनको लगता था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड होगा जिससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, लेकिन वास्तव में नतीजा उल्टा हुआ। पूरा देश हिंदुस्तान एकजुट हो गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के पीछे खड़ी हैं। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर के अवाम में बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा है, क्योंकि कश्मीर की लाइफलाइन टूरिज़्म है, उसके ऊपर भी झटका पड़ा है। और पूरा का पूरा अवाम जो है इसको कंडेम कर रहा है। और कश्मीर में भी पॉलिटिकल पार्टीज पहली बार, इंक्लूडिंग महबूबा मुफ्ती, ने इसको कंडेम किया है। और अभी हिंदुस्तान को आश्वासन दिया है कि जितने भी आतंकवादी छुपे हुए हैं या ओवरऑल वर्कर्स हैं, उनको हम ढूंढ ढूंढ के सिक्योरिटी फोर्स के हवाले करेंगे। पाकिस्तान का तो काम ही है भारत के खिलाफ साजिश करना। पाकिस्तान का तो काम ही है कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना, भारत के खिलाफ एक अघोषित तौर पर वॉर छेड़ना। हम पूरी तरह से सतर्क हैं, हमें पूरा भरोसा है अपनी सेनाओं पर। लेकिन आपने कहा कि कराची में कंट्रोल रूम के जरिए ये पूरी की पूरी साजिश रची गई, लेकिन कहाँ पर इंटेलिजेंस लैप्स रह गया, कहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स रह गया? टूरिस्ट जो पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका ये कहना कि 1 घंटे तक फोर्स नहीं आई। इतनी संख्या में वहाँ पर टूरिस्ट थे, वहाँ पर फोर्स की तैनाती नहीं थी। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। ये लोग जो है पीर पंजाल के माध्यम से आए। पीर पंजाल से तकरीबन इन्होंने 125 किलोमीटर डिस्टेंस। थोड़ा समझाइए पीर पंजाल, जो हमारे पॉडकास्ट के दर्शक इस वक्त देख समझ रहे हैं, पीर पंजाल का एरिया, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में भी लगातार आपने सर्व किया है, किस तरह से ये एरिया है पीर पंजाल? पीर पंजाल का इलाका जो ऐसा है, उसमें ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, फास्ट फ्लोइंग नाला है, छुपने की बड़ी जगह है, वहाँ नेचुरल केव्स भी हैं। और तमाम इन्फिल्ट्रेशन पीर पंजाल के माध्यम से होती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मैंने छुपने की बड़ी जगह है। फिर अपने वहीं पर इनको लोकल गाइड्स जो हैं या ओवरऑल वर्कर्स हैं, वहीं इनको रिसीव करते हैं और उनको वहीं पे शय देते हैं, और वहीं से फिर आगे का एक्शन को प्लान करते हैं।
ये आगे फिर तकरीबन 125 किलोमीटर आए पहलगाम के। इन्होंने ये इलाका जो पहलगाम का था जहाँ पे हमला हुआ, इसको भी यकीनन आईएसआई ने चुना होगा, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जो फ्लैट मीडोज था, जहाँ बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ टूरिस्ट बड़े बड़े पैमाने पर आते हैं, लेकिन कोई एस्केप रूट नहीं है। वहाँ आसपास जंगल है, फिर वहाँ पहुँचने के लिए कोई सड़क नहीं है, सिर्फ केवल और केवल पैदल जाना पड़ता है या टट्टुओं पे जाना पड़ता है। और अगर कोई सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ पहुँचना है तो करीबन घंटे से 1.5 घंटा लगेगा, उससे पहले पहुँच ही नहीं सकते। इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने अपने समय के अनुसार एक एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन चेक की और खूब मज़े से उनको मौत के घाट उतारा। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर इसलिए है और इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए है कि जैसे कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, तकरीबन आगे 125 किलोमीटर आए, इनके पास बंदूकें थी, M4 कार्बाइन थी, AK-47 था, AK-56 था। रॉ को नहीं पता लगा, IB को नहीं पता लगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस को नहीं पता लगा, लोकल इंटेलिजेंस जो है, जो लोकल गवर्नमेंट है उनको नहीं पता लगा, वहाँ के SHO को नहीं पता लगा। SHO हर एरिया को चप्पे चप्पे से जानते हैं, कोई उसमें भारी आदमी आता है या नहीं आता। और कहा जा रहा है कि ये वहाँ पहले पहुँच गए थे और इन्होंने पहले 2-3 बारी वहाँ रिकॉनेसेंस की। ओके। आम तौर पे जब बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे कि आपका गुलबर्ग है, पहलगाम है, सोनामर्ग है, वैष्णो माता है, जम्मू के मंदिर हैं, उनमें टूरिस्ट सीजन स्टार्ट से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जाता है। इस बारी सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ तैनात नहीं। अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी। अमरनाथ यात्रा जो है वो जुलाई में शुरू होती है। और रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया। और कहा जा रहा है कि लोकल ने बिना सिक्योरिटी फोर्स को बताए, बिना लोकल गवर्नमेंट को बताए, वहाँ बड़े पैमाने पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू हुआ। लेकिन हो सकता है ऐसी बात हुई हो, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? सरकार सो रही थी क्या? सरकार को नहीं पता था कि बड़े पैमाने पर लोग वहाँ जा रहे हैं? सरकार को पता होना चाहिए, और नहीं पता था तो इट्स अ ह्यूज फेलियर। सम पीपल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड हेड्स मस्ट रोल, नहीं तो ये ऐसी हरकतें बार बार होगी। अभी लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है आफ्टर द इवेंट कि हर प्रकार से वहाँ सिक्योरिटी को लगाया जाएगा, लेकिन दिस इज आफ्टर द इवेंट। पहले सिक्योरिटी हुआ करती थी क्या? कब हटाई गई? पहलगाम के इधर बसेरन घाटी से सिक्योरिटी? नहीं, सिक्योरिटी तो हमेशा लगाई जाती है टूरिस्ट सीजन के समय, लेकिन इस बार जो टूरिस्ट है, पहले जो टूरिस्ट थे तकरीबन 1 मिलियन आते थे। अभी जो है पिछले जब से आर्टिकल 370 हटाया और 35A हटाया, 1 मिलियन से 2 मिलियन हुए, 2 मिलियन से 2.5 मिलियन हुए। इस साल अंदाज़ा था तकरीबन 3.5 मिलियन टूरिस्ट वहाँ आएंगे। इनफैक्ट सरकार का अंदाज़ा था 3.54 मिलियन। तो ये टूरिस्ट अभी से ही आना शुरू हो गए थे बड़ी तादाद में, क्योंकि गर्मी जल्दी पड़ गई है। और सरकार ने अनफॉर्चुनेटली उन जगहों पर कोई सिक्योरिटी फोर्स को तैनात नहीं किया, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। कुछ लोगों का तो 1.5 घंटे 2 घंटे तक जिंदा रहे। अगर उनको सही प्रकार के मेडिकल असिस्टेंस मिल गई होती, सिक्योरिटी फोर्स से पहुँच गए होते, तो उनकी शायद जान बच सकती थी। 15-16 साल की उम्र जो पीड़ित हैं उनका कहना था कि लड़के थे। इनकी क्या आपको लगता है कि बस ऐसे ही ट्रेनिंग कर दी गई, या फिर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी गई, जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक पर बेखौफ होकर इत्मीनान से कोल्ड ब्लडेड मर्डर ये किया गया? देखो, जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है 3 तो बहुत हाईली ट्रेन थे, जो पाकिस्तान से आए, जो पाकिस्तान से, ये फॉरेन टेररिस्ट थे। इनको हर प्रकार की ट्रेनिंग थी। हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज हों या पाकिस्तान आर्मी के लोग हों, लेकिन या टेररिस्ट भी वहाँ पे उनको महीनों पर ट्रेनिंग दी जाती है और उनको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और उन्होंने चुन के उनके सिर में गोली मारी और चेस्ट में गोली मारी। उनका इरादा था कि उनको हर प्रकार से मारा जाए। और जब वहाँ की औरतें जो थी उनके पतियों को मारा, जो एक तो थी जिसके शादी को ही 7 दिन हुए थे, चूड़ा भी पहना हुआ था, जब उसने कहा कि आपने मेरे हस्बैंड को मार दिया, मेरे को भी मारो, और उन्होंने भी कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको हम जिंदा छोड़ रहे हैं, मोदी जी को जाके बताइए हमने आपके साथ क्या किया। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया जाए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है इसकी डाइवर्सिटी है। हर रिपब्लिक डे परेड में हम बड़े शानदार और शौक से दर्शाते हैं कि हमारे देश की यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी, और हज़ारों साल से हिंदुस्तान को फ़ख्र था अपनी डाइवर्सिटी का, और उसी डाइवर्सिटी के ऊपर इन्होंने प्रहार किया। और फिर दूसरा, कश्मीर की लाइफ लाइन, टूरिज़्म जो है कश्मीर की लाइफ लाइन है। वहाँ होटल्स भरे हुए हैं, शिकारा वाले भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कम्प्लीटली इस समय इन्वॉल्व है। वहाँ के जो ढाबाज हैं, वहाँ के जितने भी लोकल गाइड्स हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं,
पोनी राइडर्स हैं, सबकी ज़िंदगी इस टूरिज़्म के ऊपर तहत है। इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे थे और यही पाकिस्तान को सता रहा था। मुनीर खान ने साफ तौर पे कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की जगुलर वेन है और हम इसकी आज़ादी के लिए गले इनकी की नस। सहायता करेंगे। हाँ। लेकिन वो भूल गए कि आज़ादी तो पीओके के लोग चाहते हैं। कश्मीर के लोग तो आज़ाद हैं, उतने ही आज़ाद हैं जितने रेस्ट ऑफ द इंडियंस हैं। पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान के जुल्मों से बचाइए। यहाँ किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं हुई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं है और बेरहमी से हमारे खिलाफ बर्ताव हर दिन होता है। सर एक सवाल और इसी घटना से रिलेटेड, इन आतंकियों ने महिलाओं को अलग किया, बच्चों को अलग किया और सिर्फ कहा कि पुरुष जो हैं और जो हिंदू हैं वो आइए। मतलब वो क्या मैसेज देने की उनकी कोशिश थी कि महिलाओं को अलग किया, बच्चों को अलग किया, बच्चों के पिता को उनके सामने गोली मारी, महिलाओं का सुहाग उनके सामने उजाड़ा? क्या वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि हमने सिर्फ पुरुषों पर हमला किया है, या फिर वो ये दहशत पूरे देश में पहुंचाने वाले थे कि देख लो हम किस तरह से तुम्हारे पिता को, तुम्हारी सुहाग को उजाड़ रहे हैं, ताकि हर वक्त हिंदुस्तान इस बात को याद रखे? ये इसके पीछे की क्या सोच है? सोच तो बड़ी साफ नज़र आती है, क्योंकि हर आतंकी के पास बॉडी कैमरे भी थे, उनके हेलमेट में भी कैमरे लगे हुए थे, बॉडी में भी कैमरास थे और इसको वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और बड़े लोगों ने भी वीडियो रिकॉर्ड किया, जो विजुअल सारी दुनिया ने देखा। बिल्कुल उन्होंने वही कार्रवाई की जो हमास ने की थी ऑन दी 7 अक्टूबर 2023। उन्होंने चुन चुन के केवल और केवल पुरुषों को मारा और उन्हीं पुरुषों को मारा जो हिंदू थे। उनका मकसद था कि एक सबसे बहुत बड़े खौफ पैदा किया जाए, टूरिस्ट आना बंद हो, और महिलाओं को भी कहा कि खबरदार आप प्लान करो यहाँ आने के लिए, और पूरे देश में दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया जाए, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। पाकिस्तान को अंदाज़ा ही नहीं था कि किस माफिक पूरा देश यूनाइटेड हो जाएगा, किस माफिक पूरा अवाम कश्मीर का यूनाइटेड हो जाएगा। उनको ये भी नहीं था मालूम कि कितने कुछ ही घंटों में हिंदुस्तान को साफ तौर पर नज़र आ जाएगा कि ये ऑपरेशन जो है बड़ी सोच समझ के प्लान किया गया है पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और इस्टेब्लिशमेंट और आतंकवादियों। और उनको ये भी नहीं था पता कि दुनिया का क्या रिएक्शन होगा। दुनिया के तमाम देश जो है इस समय हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हुए हैं। 65 के करीब मुस्लिम नेशन हैं, एक भी मुस्लिम नेशन ने पाकिस्तान को समर्थन नहीं दिया। जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अच्छे करीबी दोस्त माने जाते थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पिछले कुछ सालों में अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया। पाकिस्तान तो फ्रीडम फाइटर कह रहा है इनको। पाकिस्तान तो पहले, अगर आप मुशर्रफ की स्पीच सुनो या उससे पहले पाकिस्तान के जितने प्रधानमंत्री या चीफ्स थे, वो तो कहते थे, मुशर्रफ साहब तो साफ तौर पे कह रहे हैं ये तो हमारे हीरोज़ हैं, ये हमारे फ्रीडम फाइटर है। उन्होंने बिन लादेन को भी फ्रीडम फाइटर कहा। उन्होंने कहा इंसर्जेंसी तो हमने इस्तेमाल स्टार्ट किया, और ही इज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि हमने खुद सोच समझ कर टेररिज्म को एज एन एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी किया, ताकि हम हिंदुस्तान को रुला सकें, हिंदुस्तान में 1000 कट लगा सकें। और उनकी मंशा तब से लेकर अभी तक यही है कि हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए, ड्रग्स के माध्यम से, फेक करेंसी के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से। लेकिन वो पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, अनफॉर्चुनेटली सर्जिकल स्ट्राइक हमने पीओके में की, जब बालाकोट स्ट्राइक की वो पख्तूनख्वा में की थी। पाकिस्तान की जड़ जो है, मुसीबत की जड़ है, वो पंजाब है। तमाम प्रोविंसेस हैं, चाहे वो सिंध है, बलूचिस्तान है, पख्तूनख्वा है, पीओके पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के खिलाफ है। हमला आपको करना है तो पंजाब के बड़े टारगेट्स के ऊपर करना है, और मुझे पक्का यकीन है इस बार हिंदुस्तान ये गलती नहीं करेगा, पाकिस्तान के हार्टलैंड के ऊपर हमला करेगा। हमले की आपने बात कही, देश बदला चाह रहा है, आप पायलट रहे हैं सर। बात ये हो रही है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, इस बार एयर स्ट्राइक होगी क्या, या पीओके पर कब्जा करने का प्लान बनाया जाएगा, एलओसी के इर्द गिर्द ही ये लड़ाई रहेगी, या फिर भारत अघोषित तौर पर जो 5 हमने अभी बड़े एक्शन लिए हैं उससे इतर बात यही कही जा रही है कि सैन्य अटैक किस तरह से किया जा सकता है? सभी यही चाह रहे हैं कि एक बड़ा सबक दिया जाए, परमानेंट इलाज पाकिस्तान का किया जाए। क्या होगा? आपके क्वेश्चन बड़े अहम हैं, लेकिन पहली बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की कोई इंटेंशन नहीं मिलिटरीली पीओके को इन्वेड किया जाए। अगर हम मिलिटरीली पीओके में घुसते हैं, इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी होगी। चाइना का सीपैक, जिसमें उसने $65 बिलियन लगाए हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। चाइना चुप नहीं है। केपीके से ऊपर से, हाँ। खैबर पख्तूनख्वा जी।
चाइना चुप नहीं रहेगा। चाइना की ऑलरेडी 1 से 2 डिवीज़न पीओके में बैठी हुई हैं। हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और चाइना मिलजुल कर हमारे ऊपर हमला करें, और हम उनको मजबूर करेंगे अपने अपने सीपेक को बचाने के लिए, अपने $65 बिलियन के। इसलिए हिंदुस्तान का कोई इंटेंशन नहीं है, नॉट इवन ज़ीरो इंटेंशन, कि मिलिटरीली पीओके। हमें पक्का यकीन है कि कुछ सालों में या कुछ महीनों में पीओके के लोग ही जो है, हम उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट दे देंगे, उनको वेपन्स भी देंगे, जिससे ओके। वो खुद ही पाकिस्तान की छक्के छुड़ा देंगे। अगर वहाँ इंसर्जेंसी शुरू हो गई, एक इंसर्जेंट के डील करने के लिए आपको 100 फोर्सेस के लगाने पड़ते हैं। ना तो चाइना के पास वो ताकत है वहाँ पर उस एरिया में, ना पाकिस्तान के पास ताकत है। कंगाल पाकिस्तान के ताकत ही नहीं है इंसर्जेंसी को लड़ने के लिए, और हिंदुस्तान की कोशिश होगी वहाँ इंसर्जेंसी को पैदा किया जाए। दूसरा, आपने सवाल कहा कि क्या हिंदुस्तान की फ़ौज क्रॉस जाएगी। आज हिंदुस्तान के पास अनेकों साधन हैं जिसके लिए बिना बॉर्डर क्रॉस किए आप हर कम से कम 400 किलोमीटर इन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की टोटल डेप्थ ही 450-500 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर तक हर प्रकार के टारगेट को ध्वस्त कर सकते हो। राफेल जो है उसमें स्काल्प मिसाइल है जिसकी 350 से 500 किलोमीटर तक रेंज है। हैमर मिसाइल है जो 60 किलोमीटर तक है, मार कर सकती है। आपके ब्रह्मोस मिसाइल है जो बड़े पैमाने पर कार, फिर आपके लॉयटर एमुनेशन है। बड़े प्रकार के साधन आज हैं जो पहले नहीं थे। आप कौन से साधन को इस्तेमाल करते हो ये पता नहीं, लेकिन इसका जिक्र करना भी सही नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधान डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा है, इस बारी हम ISI हेडक्वार्टर को हमला कर सकते हैं। जो तो नहीं बोला, इशारों इशारों में बोला है कि पाकिस्तान के एसेट्स के ऊपर हमला करेंगे, आतंकवादी लॉन्च पैड्स के ऊपर हमला नहीं होगा, आतंकवादी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर हमला नहीं होगा। हर 12 से 24 घंटे में पाकिस्तान उनकी लोकेशन को बदली कर रहा है। अगर अच्छा। आप पुरानी लोकेशन को करोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, हाँ। विल बी हिटिंग थिन एयर। इसलिए उनके ऊपर हमला करना एक किस्म से इस समय बेवकूफ़ी होगी। आपको हमला करना है ISI के ऊपर, आपको हमला करना है हाफिज़ सईद के हेडक्वार्टर के ऊपर, आपको हमला करना है मसूद अजहर के ऊपर, आपने हमला करना है दाऊद इब्राहिम के ऊपर, सलाहुद्दीन के लोकेशन के ऊपर, और साथ पे कहा कि हम पाकिस्तान की नेवी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं अरेबियन सी में, कराची। और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। हाँ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में तब कम्प्लीटली कन्फ्यूजन एंड नर्वसनेस रखो। पाकिस्तान को ये नहीं पता लगना चाहिए हिंदुस्तान क्या करने वाला है, कब करने वाला है, कहाँ करने वाला है। क्या एयरफोर्स को बर्बाद करेगा, क्या उनके आर्मी के एसेट्स को बर्बाद करेगा, क्या इस्लामाबाद में हमला करेगा, क्या भावलपुर में हमला करेगा, या क्या उनकी नेवी। आप देखो सारे के सारे वहाँ फुल अलर्ट पर है, आर्मी भी, एयरफोर्स भी, नेवी भी। और साथ ही साथ भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गई है इसका, उन्होंने उसका फोकस अभी प्राइम फोकस हिंदुस्तान की तरफ है। इसका फ़ायदा ऑलरेडी उठाना शुरू कर दिया BLA ने, तरीके तालिबान ने। आज या कल BLA ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बड़ा हमला करके 10 सैनिकों को मार दिया है। TTP यही बलूचिस्तान जी। बलूचिस्तान वालों ने, तरीके तालिबान भी यही कर रहा है। वो तो इंतजार कर रहे थे कि हिंदुस्तान कुछ करे ताकि हम बलूचिस्तान को लिबरेट कर सकें। यानी भारत के पास काफी ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव्स हैं, और इसी कंफ्यूजन में वो पाकिस्तान को रखना चाह रहा है, क्योंकि तैयारी तो पाकिस्तान भी किए बैठा होगा कि भारत की तरफ से अटैक होता है तो कैसे उसको बचाना है, और फिर उसके बाद में भारत को क्या जवाब देना है। सवाल ये निकल कर आता है सर, आपने कहा कि चाइना आ जाएगा और 2 फ्रंट पर वॉर छिड़ जाएगी, क्योंकि पीओके पे अगर इंडिया एंटर करता है, क्योंकि चाइना को तो पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दी है बहुत सारी ज़मीन खैबर पख्तूनख्वा में, वहीं से सीपैक निकल रहा है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि चाइना तो खुद ही टैरिफ वॉर में अमेरिका के साथ उलझा हुआ है, तो चाइना को चाहिए कि वो इंडिया के साथ और ज़्यादा संबंध बनाए रखे। लोग तो यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। मैं 100% कन्विंस हूँ कि चाइना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इससे पहले भी नहीं हुआ था कभी तीनों वॉर्स में, किसी वॉर में नहीं चाइना इन्वॉल्व हुआ, इस बार भी इन्वॉल्व नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल हम उनको फोर्स करें इन्वॉल्व होने के लिए। और अगर हम पीओके के ऊपर हमला करते हैं तो हम वी आर फोर्सिंग चाइना टू गेट इन्वॉल्व। हमारी रणनीति होगी जो स्ट्रैटेजिक आउटलुक है, स्ट्रैटेजिक आउटलुक में हम इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। नहीं, LOC तो सर वही चाइना के पास जो एरिया है वहां से लेके नीचे कश्मीर के उस एरिया तक है जो पाकिस्तान के इस वक्त कंट्रोल में है, तो जरूरी नहीं कि KP की तरफ अटैक किया जाए। क्या चाइना मान लेगा कि अगर वहां से हमला हो रहा है तो ये देखो हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा फायदा है। पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं एक्सेप्ट करते। शिमला एग्रीमेंट के तहत ही जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो 700 किलोमीटर है आपका, जम्मू से लेकर सियाचिन के एरिया तक डिमार्केट किया गया था, और दोनों देशों ने कहा था ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है और हम
एक तरफा एक्शन नहीं लेंगे इसको तब्दील करने के लिए। ठीक है। नाउ दैट उन्होंने कहा कि हम इसको समझौते को नहीं मानते, हिंदुस्तान को उन्होंने मौका दे दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑल्टर करने के लिए। ओके। लाइन ऑफ कंट्रोल आप कहाँ ऑल्टर करोगे ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैंने कहा है जैसे कि आप पूरे पीओके को ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करोगे, ओके। क्योंकि पीओके इस समय चाइना बड़ी दुविधा में है। चाइना साफ तौर पे हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते ट्रेड बनाना चाहता है। हाँ। टेरिस की वजह से उसकी इकोनॉमी बैठी हुई है। हाँ। सीसीपी गिर सकती है, जीपेंग की हुकूमत खत्म हो सकती है। हाँ। चाइना खुद घबराया हुआ है, लेकिन हमने उसको मजबूर नहीं करना। वो साफ तौर पे कहते हैं कि उनकी और पाकिस्तान की जो दोस्ती है इज़ हायर देन द हिमालयाज एंड डीपर देन द ओशंस। हमने इंश्योर करना है, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारी एक तरफा लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ ही। अगर दोनों देशों की कंबाइंड हो तो हमारे पास टोटल 31 स्क्वाड्रन्स हैं एज ऑफ टुडे। एयरफोर्स के दोनों कंबाइंड 65 स्क्वाड्रन आपके खिलाफ उतार सकते हैं, डबल। वैसे जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना अगर ना भी दखल अंदाजी करे, नहीं भी करेगी, तो आपकी 40 से 45% एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को उसने टाइप किया हुआ है। आप चाइना के बॉर्डर से एक भी सोल्जर को आसानी से नहीं निकाल सकते। क्या आप अरुणाचल को खाली करोगे? क्या आप चिकन नेक के इलाके से विड्रॉ करोगे? क्या आप लद्दाख में से करोगे? चाइना उसका फ़ायदा उठा सकता है। आपको क्या क्या आश्वासन है कि अब चाइना फ़ायदा नहीं उठाएगा? चाइना उस इलाके में फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप चाइना ने आपकी फोर्सेज तो टाइप की हुई हैं। सो व्हाट इज़ अवेलेबल टू यूज़ ओनली अबाउट 60%। उसमें भी बहुत सारी फोर्सेज आपके नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई हैं इंसर्जेंसी के, और बहुत सारी तो पाकिस्तान के साथ अप्रॉक्सीमेटली 50% तो टोटल स्ट्रेंथ है। इसलिए आप गलती से भी कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जिसमें चाइना मजबूर हो जाए एंटर करने के लिए। चाइना मजबूर होगा इस वॉर में एंटर होने के लिए अगर उसको अपना नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर टेंशन आगे बढ़ती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो दुनिया के तमाम देश, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, इजराइल हो, मुस्लिम कंट्रीज हो जिनका आपने पहले भी जिक्र किया, वो क्या किसका साथ देंगे, या वो इस हालात को शांत करने के लिए बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे, या जैसे चल रहा है चलने देंगे। यूक्रेन वाला एग्जाम्पल भी हमारे सामने है और इजराइल और फलस्तीन वाला भी एग्जाम्पल हमारे सामने है। दुनिया कहती रहेगी लेकिन वो भी डटे हुए हैं और बात शांति समझौते पर ही हो रही है। देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है, पहली बात है कि आज का जो भी युद्ध हो, ये आपकी गलत फहमी है कि युद्ध शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। जब इसराइल ने हमला किया, 6 डे वॉर उन्होंने 6 दिन में जीती। 73 वॉर उन्होंने 14 दिन में जीती। अभी 19 महीने हो गए, वॉर ख़त्म नहीं हो रही। उनके मिलिट्री एम्स जो थे, एक भी अभी तक अचीव नहीं हुआ कि ना तो हमास को ख़त्म कर सके, ना बंधकों को छुड़ा सके, ना हमास को फ्यूचर गवर्नमेंट से अलग कर सके, ना ही हिजबुल्लाह को ख़त्म कर सके, ना हौथीज़ को ख़त्म कर सके, और ना ही कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आइडियोलॉजी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आपने बगदादी को मार दिया, क्या ISIS खत्म हुआ? आपने बिन लादेन को मार दिया, क्या बिन लादेन की ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुई है? आपने बोको हरम के कई बार लीडर्स को मार दिया कि बोको हरम अभी भी है। अल शबाब जो है, जो बड़े आतंकवादी ग्रुप्स हैं, LET के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, कई आकाश को मारा आपने। पिछले 2-3 सालों में आपने 20, 22, 23 बड़े जो इन्वॉल्व थे, जो हिंदुस्तान ने टेररिस्ट घोषित किया था, उनका बंदूकधारियों ने, मोटरसाइकिल वालों ने उनको उड़ा दिया है। क्या LET में कोई कमज़ोरी आई है? क्या जैश ए मोहम्मद में, हिजबुल मुजाहिदीन, उनके हौसले और बड़े हुए हैं। ऐसे में आप आइडियोलॉजी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान साफ तौर पे जानते हैं, रशिया ने भी सोचा था जब यूक्रेन पे हमला किया था, 3-4 दिन में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, यूक्रेन के घुटने टिक जाएंगे, ज़ेलेंस्की की सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। और तमाम यूरोपियन देश जो हैं और नेटो देश हैं जो बीच में कूद पड़े हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लड़ाई के बीच में कूदेगा एज ऑफ नाउ। ना तो पाकिस्तान को तालिबान सपोर्ट करेगा, ना ही उधर ईरान सपोर्ट करेगा, ना ही उस रास्ते से कोई किसी को आने देगा। हिंदुस्तान के पास ताकत है उसका एयर एंड नेवल ब्लॉकेड करने की। इंटरनेशनल नियम के अनुसार हिंदुस्तान नेवल ब्लॉकेड कर सकता है। हमने 65 में भी किया था, 71 में भी किया था। अभी भी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। हम 1000 किलोमीटर दूर रहकर पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड कर सकते हैं। उससे क्या नुकसान होगा? नेवल ब्लॉकेड मतलब आपके पानी का रास्ता, जहां से आपका नहीं, नेवल ब्लॉकेड का मतलब जो है कि आपको समुद्री मार्ग से कोई भी असला या सामान नहीं आ सकता जो वॉर मेकिंग में।
वो भारतीय नेवी के, इंडियन नेवी के टारगेट पर वो रहेगा। यस। और लैंड साइड से केवल आ सकता है तो चाइना के बॉर्डर से आ सकता है, या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बॉर्डर से आ सकता है, हाँ। या ईरान के बॉर्डर से सवाल ही नहीं उठता, अफगानिस्तान से सवाल ही नहीं उठता, तो कहाँ से आएगा? चाइना इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा किसी भी हालत में। ओके। और मेरे मुताबिक कोई भी मुस्लिम कंट्री आज, चाहे वो OIC कंट्रीज़ हो, चाहे GCC कंट्रीज़ हो, पाकिस्तान को किसी प्रकार से सहायता करेगी। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के पास इतनी बड़ी मैन पावर है कि वी कैन रेज 1 डिवीजन एवरी डे, प्रोवाइडेड वी कैन इक्विप देम एंड गिव देम द वेयरविथऑल टू फाइट एंड सर्वाइव एंड दुश्मन को हामी होना। हिंदुस्तान के पास पैसा भी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तान पैसा भी लगा सकता है फॉर अ शॉर्ट टाइम। पाकिस्तान कंगाल है, उसके पास असला नहीं है, वेपन्स नहीं है टू फाइट मोर देन 4 to 7 days वॉर। तो यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर फोर्सेस का कंपैरिजन किया जाए, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, भारत 20 पड़ता है। भारत वीक नहीं है, 20 पड़ता है। मतलब भारत को एज है। हमारी 19 है तो हम 20 है। हाँ, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी एज फार पाकिस्तान इज कंसर्न कन्वेंशनली उससे बहुत सुपीरियर है। इसीलिए पाकिस्तान ने फैसला किया 71 के बाद में कि हम कन्वेंशनली तो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने टेररिज्म को एक पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी बताई है हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए। नो वॉर नो पीस और प्रॉक्सी वॉर, ये प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। टेररिज्म एक प्रॉक्सी वॉर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। वो हिंदुस्तान के साथ लड़ नहीं सकते, वो साफ तौर पे जानते हैं, और हिंदुस्तान भी साफ तौर पे जानता है। इसलिए हिंदुस्तान कुछ ऐसा एक्शन लेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान भी हो, पाकिस्तान को सबक भी सीख जाए, एंड येट हम उतना ज़्यादा ज़बरदस्त उसको नुकसान ना पहुंचाए जिससे पाकिस्तान मजबूर हो जाए न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए। न्यूक्लियर वेपन की आपने बात की, क्या सर न्यूक्लियर वेपन भारत और पाकिस्तान के बीच में इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या ये पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे मुताबिक सारी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर वेपन इज़ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज़ अ वेपन ऑफ डिटरेंस। और पाकिस्तान भी जानता है कि अगर पाकिस्तान ने गलती की और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के खिलाफ, तो 8 से 10 मिनट के बीच पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान जानता है। अगर आपको याद होगा तो अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार जनरल मुशर्रफ ने, और उसके बाद में पाकिस्तान के कई आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉर शब बारात के लिए नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए। और उन्हें कई बार उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, चीफ ने कहा है हम न्यूक्लियर, लेकिन गलती नहीं की। इनफैक्ट सर वो तो अभी भी यही बात, फिर दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किसी भी न्यूक्लियर नेशन ने दूसरे न्यूक्लियर नेशन के ऊपर इस माफी की धमकी भी नहीं दी और कोशिश भी नहीं की इस्तेमाल करने की, नॉट इवन वन। क्या रशिया और अमेरिका ने, क्या चाइना और अमेरिका, क्या नॉर्थ कोरिया और अमेरिका, कोई भी एक न्यूक्लियर नेशन ने दूसरे न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमला करने की गलती नहीं की, क्योंकि उसका रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी है, आपको भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं तो पाकिस्तान की रक्षा मंत्री हों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हों, वो तो सभी यही कह रहे हैं कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच में टकराव बढ़ेगा तो ये सही नहीं होगा, और पाकिस्तान के ऊपर भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से सक्षम है और पाकिस्तान को पूरा अधिकार है अपने देश का बचाव करने के लिए, और हम परमाणु संपन्न देश हैं। वो तो बार बार धमकी दे रहा है। देखो, पाकिस्तान में ज़बरदस्त नर्वसनेस है, पाकिस्तान की आर्मी में वर्टिकल डिवाइड हो चुका है, पाकिस्तान की फ़ौज आज बगावत पर उठ खड़ी हुई है। अच्छा। वो कह रहे हैं उनके सैनिक कि हम बलूचिस्तान में नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो बलूचिस्तान में पोस्ट होता है उसकी बकाया ज़िंदगी कुछ ही दिन या हफ्ते रह जाती है। पख्तूनख्वा में जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो आर्मी तो होती ही लड़ने मारने के लिए है, लेकिन वो इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, और हिंदुस्तान का मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। उनके मोरल और मोटिवेशन को रेज करने के लिए और उनके देशवासियों को की हिम्मत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मंत्री जो हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हैं या चीफ है, इस माफ़ी का भाषण बोल रहे। पहले भी अनेकों बार इस माफ़ी का बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज तक क्या हिम्मत हुई है? आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ था, बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को रिंग करके कहा था, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स मूव कर दिए हैं और उन्होंने F-16 सरगोदा से न्यूक्लियर वेपन कर दिया है, आप आइए अमेरिका, ताकि नवाज शरीफ के साथ बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के साथ आप बातचीत करो, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर स्टेटमेंट की, अगर पाकिस्तान ने गलती की तो हम 8 से 10 मिनट के अंदर 500 से ज़्यादा पाकिस्तान के शहर और टारगेट्स को कम्प्लीटली वाइप आउट कर देंगे।
तो करगिल के टाइम पर क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो सर आज की तारीख में ट्रंप हैं, और ट्रंप क्या करेंगे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एक्सकेलेट हो जाएंगी? देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन ये कार्रवाई हुई, मोदी जी को रिंग करके कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस समय उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो मुख्य पदों पर हैं, जो कम्प्लीटली सपोर्टिव है इंडिया के, चाहे वो माइक रूबियो हो, चाहे माइक वॉल्ट्स हो, चाहे वो तुलसी गबार्ड हो, चाहे कश पटेल हो, वो सारे, और इवन जेडी वांस जो है, उनकी वाइफ भी इंडियन है, वो इंडिया के सपोर्टर्स हैं। उनकी ज़बरदस्त कोशिश होगी। हम चाहेंगे कि जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आईएमएफ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मत दिए। इट इज़ मनी दैट मेक्स द वे रन। पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, घुटने टूट जाएंगे। दूसरा, एफएटीएफ में पाकिस्तान को दोबारा शामिल किया जाए, हम चाहेंगे। और एफएटीएफ से पाकिस्तान निकला अमेरिका के इन्फ्लुएंस के। अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो हमेशा डबल गेम खेलती रही है। ट्रंप भी डबल गेम खेलते रहे हैं कुछ हद तक। ट्रंप ने $300 मिलियन का ग्रांट दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास 80 F-16 है जो ग्राउंडेड हैं, उनके पास स्पेयर्स ही नहीं है। उन्होंने ग्रांट के माध्यम से कहा कि हम $300 मिलियन के आपको स्पेयर पार्ट देंगे ताकि आपके F-16 जो हैं उड़ान कर सके इंसर्जेंट्स के खिलाफ पख्तूनख्वा में। लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि वो इस्तेमाल करे देंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। अभी हिंदुस्तान कह सकता है उनको, ट्रंप को, कि उनको वो जो है उसको रद्द कर दिया जाए, और वो 100% करेंगे। साथ ही साथ ट्रंप की कोशिश होगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इस समय जो भी युद्ध है वो ख़त्म नहीं हो रहा, चाहे वो हमास और इसराइल का हो, उधर यूक्रेन और रशिया का हो। ट्रंप नहीं चाहेंगे कि एक और नया युद्ध स्टार्ट हो जाए, बिकॉज दुनिया की इकोनॉमी कम्प्लीटली रुइन हो रही है, कम्प्लीटली बर्बाद हो रही है। वो चाहते हैं कि चाइना से शिफ्ट होकर सप्लाई चेन्स इंडिया में आए, कंपनियाँ इंडिया में आए, और अगर इंडिया ही युद्ध में इन्वॉल्व हो गई तो कंपनीज विल थिंक 10 times टू बिफोर कमिंग टू इंडिया, और ट्रंप नहीं चाहते। इसलिए ट्रंप की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि ये युद्ध जो है बड़े पैमाने पर ना बढ़े। रशिया और इसराइल, जहाँ तक रशिया खड़ा है, रशिया हिंदुस्तान के साथ सॉलिडली खड़ा होगा, इर्रेस्पेक्टिव वॉट एवर बी। पुतिन आपको हर प्रकार की सपोर्ट करेंगे, हर प्रकार के वेपन्स देंगे। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल तो आपका ज़बरदस्त फ्रेंड है। आपकी 65 वॉर थी या 71 वॉर थी या 99 वॉर थी, विदाउट कंडीशंस इसराइल और फ्रांस आपके साथ खड़े थे। मैक्रोन ने भी रिंग करके कहा कि हम हर प्रकार से आपके साथ खड़े हैं, आपको जो चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हमको किसी प्रकार से एक भी सैनिक किसी से नहीं चाहिए। अगर युद्ध लंबा चलता है तो हो सकता है हमको किसी प्रकार के हथियार चाहिए होंगे, कुछ साइबर सिक्योरिटी चाहिए होगी, कुछ इंटेलिजेंस चाहिए होगा। इसराइल के पास सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस है, और हमको चाहिए होगा कि अगर हमने कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिकली और साइबर वॉरफेयर से पहले के बर्बाद करना है, क्योंकि आजकल का युद्ध जो है उसमें कम्प्लीटली तब्दीली हो चुकी है। हाइब्रिड युद्ध हो गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गया, साइबर वॉरफेयर आ गया, स्पेस बेस्ड वेपन्स आ गए हैं, रोबोट्स आ गए हैं, ड्रोन्स आ गए हैं, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी आ गई है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल को और रशिया को एक्सपीरियंस है, अभी तजुर्बा है, उसका फ़ायदा हिंदुस्तान को मिल सकता है, और हिंदुस्तान वो उनसे एक्सपर्टीज मांगेगा। पाकिस्तान की तरफ से अगर मिसाइल अटैक होता है या पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स आते हैं, तो भारत के पास किस तरह की क्षमता है कि वो उनको अंदर एंटर ना होने दे, या मिसाइल को वो हवा में ही नष्ट कर दे, भारत की सीमा में दाखिल ही नहीं हो पाए? देखो, भारत के पास अनेकों टाइप ऑफ एयर डिफेंस वेपन्स हैं। भारत के पास मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ सिस्टम्स अपने हैं, कुछ हमने 3 S-400 की यूनिट्स जो है रशिया से लिए हैं, जिनमें से 2 को हमने तैनात किया हुआ है अगेंस्ट चाइना, और 1 अगेंस्ट पाकिस्तान। उन दो को शायद रीडायरेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ। और हम चाहेंगे, शायद हमको अवैक्स की हमारे पास कमी है, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की कमी है, उसमें हम फ्रांस और इसराइल से सहायता ले सकते हैं, और वो ज़रूर अवश्य सहायता देंगे। शॉर्ट टर्म लीज पर उनसे ये हवाई जहाज़ ले सकते हैं। जहाँ तक उनका मिसाइल का कैपेबिलिटी है, हिंदुस्तान का कुछ हद तक एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी है थ्रू S-400, और कुछ हिंदुस्तान के DRDO ने अपने वेपन तैयार किए हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर और एक्सो एटमॉस्फेयर में मिसाइल को इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान बहुत सारी मिसाइल एकदम इकट्ठी फायर करे एक ही टारगेट के ऊपर, तो हो सकता है
वन आउट मिसाइल टारगेट को हिट कर पाएगी। फिर एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी की आवश्यकता है जो हिंदुस्तान के पास है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं है इस समय कि आप पूरे के पूरे भुज से लेके सियाचिन तक के एरिया को कवर करो। जो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको बचाने के लिए आपके पास है, लेकिन स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी तो इस पूरे बॉर्डर में बहुत है, अनेकों हैं। लेकिन जो मुख्य एयर बेसिस हैं वहाँ पर, और जो मुख्य आपके न्यूक्लियर साइट्स हैं या मुख्य जो आपके ब्रिजेस वगैरह हैं, जो लॉजिस्टिक्स के लिए या मुख्य कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनके ऊपर तैनात कर सकते हो, बाकी तो वल्नरेबल रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास ये क्षमता ऑलमोस्ट नील के बराबर है। अच्छा। पाकिस्तान का एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट नील है। पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर वल्नरेबल है फॉर इंडियन स्ट्राइक्स। और इंडिया की जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि 1, अग्नि 2, जो 750 किलोमीटर की रेंज की है, 1500 किलोमीटर की रेंज की है, उसकी जो टर्मिनल स्पीड है, वो टर्मिनल स्पीड इतनी ज़बरदस्त है, उसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ±10 मीटर के ऊपर जाके गिरती है। उसको चाइना भी आज डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। 17,000 किलोमीटर की स्पीड पे वो मिसाइल आती है। उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना इम्पॉसिबल है, और पाकिस्तान के पास तो किसी प्रकार की कोई काबिलियत नहीं। चाइना भी उससे वरीड है, चाइना के पास भी नहीं है, तो पाकिस्तान के पास तो सवाल ही नहीं उठता। आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी जनरल हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो रिटायर होने वाले थे और इसीलिए ही उन्होंने ये मिस एडवेंचर किया है ताकि वो बने रहें अपने पद पर, क्योंकि पाकिस्तान जनरल जो हैं वो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ है इन द पास्ट, किसी को 3 साल का एक्सटेंशन मिला, किसी को 6 साल का एक्सटेंशन मिला, लेकिन 1 या 2 साल का एक्सटेंशन तो सारी लेते हैं। सिविल सरकार को हुक्म दिया जाता है एक्सटेंशन देने के लिए। लेकिन जहाँ तक मुनीर जी का ताल्लुक है, इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने 3 से 4 आर्मी चीफ्स जो हैं, एयरफोर्स के चीफ्स जो हैं, नेवल चीफ्स हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है एक किस्म से कद्दू है, और इसी की वजह से हम बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं, पख्तूनख्वा के मार खा रहे हैं। ओके। ये काबिल लीडर नहीं है, इनको तुरंत से हटाया जाए। वो तो उनको अभी डिस्मिस कराना चाहते हैं और कोई नए लीडर को नियुक्त किया जाए। फिर इनके अगेंस्ट पार्टी सीनियर लिडरशिप में वर्टिकल डिवीजन हो चुका है। इनके खिलाफ वर्चुअली हाफ दी फौज बगावत पे उठ खड़ी हुई है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुनीर खान को कोई प्रकार की एक्सटेंशन मिलेगी। ये कोशिश और ये आसिम मुनीर के ही टेन्योर में आपने आर्मी ने अपने ही लोगों को मारा। वो तो इस माफी की कार्रवाई बार बार कर रहे हैं, आज पहली बार थोड़ा ना कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो है, पीओके में है, अहमदियत जो है, शिया जो है। नहीं, जब इमरान खान वाला प्रोटेस्ट हुआ था तो इमरान खान की मतलब सपोर्टर्स की आड़ में आपने अपने ही सिविलियंस को अटैक कर दिया इस आर्मी ने। नहीं, बाकी भी तो ये पाकिस्तान में जो शियाज हैं वो तो पाकिस्तान के सिविलियन नहीं है, अहमदिया हैं, अहमदिया हैं, मुजाहिद हैं। फिर और कई प्रकार के जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे हिंदूज हैं, सबको पाकिस्तान ने ख़त्म किया है। वो तो पाकिस्तान के अपने ही लोग थे, लेकिन अलग अलग मज़हब के थे, लेकिन सबको मार रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन्होंने आतंकी घटना की है उनको मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि ऐसी सज़ा मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। लोगों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर परमानेंट इलाज करना है तो आपको होम्योपैथी की मीठी गोली से ही धीरे धीरे इलाज दिया जाएगा ताकि परमानेंट इलाज हो। थोड़ा लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए। एब्सोल्युटली एंड टोटली। आपने जब बालाकोट स्ट्राइक की, वो आप कब किया थी? 2019 में। अभी 2025 है। 2019 और 2025 के बीच में पाकिस्तान ने अनेकों हादसों को अंजाम दिया है। किसी में 7 लोग मारे गए, किसी में 11 लोग मारे गए, किसी में 15 लोग मारे गए। हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। हम सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते रहे, अपने इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते, उसको मजबूत करते रहे, लेकिन पाकिस्तान आए दिन ये कार्रवाई करता रहा है। अभी हम साफ तौर पे दर्शा रहे हैं पाकिस्तान को, देयर विल बी कंसिस्टेंसी। आप जब बॉर्डर क्रॉस करके कोई भी कार्रवाई करोगे, छोटी या बड़ी हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जवाबी कार्रवाई करेंगे घुस के अंदर। और साफ तौर पे जब उन्होंने कहा कि हम ये टेररिस्ट जो हैं इनको नहीं छोड़ेंगे, इनके पीछे जो आकाज हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने इनकी मदद की है हर प्रकार से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया में कहाँ भी छुप जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली वही इशारा दिया है। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 45 साल पहले म्यूनिख में इसराइल के ओलंपिक प्लेयर्स को मारा गया था। मोसाद को, इसराइल को 10 से 11 साल लगे हर एक को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करने के लिए, लेकिन एक को भी नहीं छोड़ा।
कुछ को तो भगवान लेके गए, लेकिन जो जिंदा रह गए थे उनको एक को भी नहीं छोड़ा। तो हिंदुस्तान भी ऐसा ही कर रहा है कि अब किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे, और ऐसी बदतर मार मारेंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। आतंकियों के ठिकानों पर, उनके घर पर कश्मीर में हमला किया जा रहा है, उनके घर ध्वस्त किए जा रहे हैं, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, साफ सफाई की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये तो विद इन द कंट्री है। हाँ। इशारा है कि जैसे अमेरिका ने बिन लादेन को निकाला है, ऐसे ही हम आपके घर घुसकर दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, सलालुद्दीन वगैरह को, रौफ को निकालेंगे। आपने जहाँ छुपाना है छुपा लीजिए। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उनकी लोकेशन भी बदली कर रहा है आए दिन, लेकिन हमारे को एक्सटर्नल इंटेलिजेंस रॉ और पैसे के माध्यम से, पैसा हमारे पास बहुत है। पैसा इज़ द मनी दैट मेक्स द वेव। ये जो उनके 20-22 आतंकी मारे गए हैं मोटरसाइकिल के, और जिनको पता नहीं लगा, या तो उनका गैंग वॉर होता है, या तो उनके आईएसआई ने उनको खुद खत्म किया है, अननोन गनमैन, अननोन। या हो सकता है हिंदुस्तान तो डेरल बोर्ड में, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है, हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान कह रहा है हम इस माफी की हरकत किसी दूसरे देश में जाकर नहीं करते। अभी पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान ने ये कार्रवाई कराई है यूए के माध्यम से। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में पैसा काम बोलता है, और हिंदुस्तान के पैसे की कमी नहीं है। सर, लास्ट में एनबीटी पॉडकास्ट जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इस नाजुक घड़ी में एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, एज अ रिटायर्ड मेजर जनरल, आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती हैं कि क्या कुछ हो सकता है, कैसे हो सकता है। लोग थोड़ा बेचैन भी हैं, उनका पेशेंस भी जवाब दे रहा है, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। 26 जनवरी के लिए क्या राफेल और मिराज और सुखोई रखे हुए हैं क्या? उन लोगों को आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा बात हुआ कि हमारे देश की इस समय लीडरशिप जो है बड़ी क्लियर थिंकिंग है, बड़ी मेच्योर है, बड़ी बड़ी डिसाइसिव है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बहुत लायक हैं। हमने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को इतना बढ़िया शेप किया है। आपको याद है 1971 की वॉर के पहले हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दुनिया भर में घूमने गई थी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को हिंदुस्तान के शेप करने के लिए। उस समय इंडो सोवियत फ्रेंडशिप थी। हमने ही घर में बैठे ही वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप कर लिया। आज सारी दुनिया हमारे फेवर में, मुस्लिम देश हमारे फेवर में, तालिबान हमारे फेवर में, यूनुस जी इसको कंडेम कर रहे हैं हमारे फेवर में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तरीके तालिबान पाकिस्तान। आप धैर्य रखिए, आपको भरोसा होना चाहिए अपनी फ़ौज के ऊपर। आज सारी दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, आबरू और छवि की गार्डियन एंजल है। आज़ादी से पहले 1000 साल हर लड़ाई हारे। जो भी खैबर से आया आपको मार दे गया, जो भी समुद्री तट से आया आपको तबाह कर गया और आपके ऊपर हावी हो गया। आज़ादी के बाद आपने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, 62 की लड़ाई आप हारे ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टुपिडिटी की वजह से। बाकी तमाम लड़ाइयाँ इस फौज ने शानदार तरीके से लड़ी हैं। और हमने जिस माफ़ी की सेंसिटिविटी, जिस माफ़ी की कैरेक्टर और इंटेग्रिटी दिखाया, उसको देख के तो दुनिया दंग रह गई। हम 6 महीने बांग्लादेश में रहे। जो भी फ़ौज किसी देश को डिफेंड करने के लिए या इन्वेड करने के लिए जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर लूटमार और बलात्कार करती है। 6 महीने हिंदुस्तान की फ़ौज रही वहाँ पे, एक भी सिंगल एलिगेशन नहीं। जो सेंसिटिविटी, कैरेक्टर, इंटेग्रिटी, कंपैशन आपकी फ़ौज ने दर्शाया, तो दुनिया आज देख के दंग रह गई है। फिर हमारे प्रधानमंत्री तो साफ तौर पे एक विश्व गुरु और विश्व मित्र के रूप में उभर रहे हैं। आज से तकरीबन 165 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था कि दुनिया में एक समय आएगा जहाँ इतना हाहाकार हो जाएगा, उस समय एक ही देश है जो विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। और उसने कहा मैं बहुत दूर देख सकता हूँ, वो हिंदुस्तान होगा। आज वास्तव में हिंदुस्तान उस तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सारे देश चाहे बड़े हों छोटे हो, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। भरोसा रखिए, संयम रखिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिसका आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य फॉर ऑल टाइम्स टू कम सिक्योर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैकल सर आपका नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो एनबीटी पॉडकास्ट में सैगल सर ने मोटे तौर पर यही बात बताई कि पहलगाम की साजिश कराची में ही रची गई थी। आसिम मुनीर ने पूरी देखरेख इसकी की। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि भारत की लीडरशिप इस वक्त सक्षम है, जवाब मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए, और पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एनबीटी पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आगे और मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।